हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 22 जो आपके बीपीएससी टीचर 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। अगर आप बीपीएससी टीचर 3.0 का प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 201 रुपया में दिया जा रहा है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, क्योंकि सारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की सैद्धांतिक शाखा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है शुद्ध विज्ञान, ऑप्शन बी है अनुप्रयुक्त विज्ञान, ऑप्शन सी है दार्शनिक विज्ञान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। लास्ट टाइम सवाल आपके यूपी पीजीटी में और आपके एमपीपीएस में एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। विज्ञान का सैद्धांतिक शाखा प्योर विज्ञान के नाम से जाना जाता है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि विज्ञान के सैद्धांतिक शाखा को शुद्ध विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान का मुख्य कार्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन है, इसलिए इसको प्योर साइंस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश मनोविज्ञान बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कायिक, प्रयोगात्मक, विकासात्मक या ऑप्शन डी असामान्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डेवलपमेंटल जो होता है मनोविज्ञान बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ आपके मानसिक विकास से भी संबंधित माना जाता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। आप लोग तुक्का मत लगाइएगा, आपको सिर्फ आंसर याद नहीं करना है, बल्कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर सोच समझकर और सारे डिटेल के साथ आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का भी संबंधित माना जाता है, क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान गर्भधारण से लेकर आपकी मृत्यु तक मानव विकास में विभिन्न चरणों और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब आप जन्म लेते हो, जन्म से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक आपके मन में आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। इसलिए आपका जो विकास है कभी रुकता नहीं है जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विलियम वुंड ने लिप्जिंग में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित की थी? काफ़ी आसान सा सवाल है। आपने सीटेट या यूपी टेट का फॉर्म फिल किया हुआ है, स्टेट का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो ये सवाल बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, विलियम वुंड जो थे आपके जर्मनी के वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिन्होंने 1879 में पहली मनोविज्ञान विश्वविद्यालय खोला था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि हर बार आपके मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1879। किसने? तो विलियम वुंड ने। कहाँ पर किया था? तो जर्मनी। भी नाम याद रखिएगा कि जर्मनी के अंदर एक लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहाँ पर पहली बार मनोविज्ञान का पहली प्रयोगशाला खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने हैरी डेट्री जीनियस नामक पुस्तक लिखी है? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पुस्तक के लेखक स्टेटमेंट से 5 से 6 सवाल पूछे गए थे, आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। पहला ऑप्शन है डार्विन, गॉल्टन, जॉन लॉक या ऑप्शन डी स्पेंसर। तो हैरी डेट्री जीनियस नामक पुस्तक आपके गॉल्टन द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब लिखी थी? तो याद रखिएगा 1869 में जीनियस गैल्टन ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है, वो सिद्धांत जो ये व्याख्या करता है कि मन और शरीर एक दूसरे के समांतर कार्य करते हैं, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? जस्ट मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर में स्टेटमेंट से और बुक के राइटर से 5 से 6 सवाल पूछे गए थे, तो आपको बताना है कि कौन सा ये स्टेटमेंट किसने दिया था। डिकार्टे ने, लिबनिज ने, स्पिनोजा ने या ऑप्शन डी फ्राइड साहब।
तो मैक्सिमम बच्चे इसका राइट आंसर डी टिक आउट करते हैं क्योंकि फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण काम में काफ़ी ज़्यादा उनका कार्य किया गया है। लेकिन याद रखिएगा, जो व्याख्या है कि मन और शरीर एक दूसरे के समांतर कार्य करते हैं, ये स्टेटमेंट आपके लिबनिज़ ने दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैटवाद सिद्धांत के अनुसार मन और शरीर दो अलग क्षेत्र हैं। आपने साइकोलॉजी में फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है मन का सिद्धांत और शरीर का सिद्धांत। तो आप अगर आपने क्लास किया होगा तो आसानी से इसका आंसर आप बता सकते हो। सेकंड ऑप्शन है, मन और शरीर एक दूसरे से अंतक्रिया करते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर में। थर्ड ऑप्शन है, मन शरीर को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है। शरीर मन को प्रभावित करता है। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा, इसमें आप लोग सारे लोग गलती आंसर टिक आउट कर रहे हो। याद रखिएगा, जो आपका मन होता है और शरीर होता है वो दोनों अलग-अलग क्षेत्र है। क्योंकि मन आपका कुछ अलग बात करता है, शरीर आपका उसका गवाही नहीं देता। जैसे कि मन किया आपका कि इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे छलांग लगा दें, या फिर आपका दिल करता है, आपका मन करता है कि अभी आप सो रहे हो और किसी के ख़्याल में खो गए। तो आप वहाँ पहुँच गए, तो लेकिन आपका शरीर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदना हो, आपका मन कर रहा है, लेकिन आपका शरीर अगर ऐसा करता है, तो शरीर आपका परमिशन नहीं देगा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदने की। तो मन और शरीर दोनों अलग-अलग कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है साइकोलॉजी का जो सवाल पूछा ना जाए। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, जेबी वाटसन, डेविस हार्टली, या ऑप्शन डी विलियम जेम्स। आप लोग मैक्सिमम लोग सिगमंड फ्रॉइड और विलियम जेम्स में कन्फ्यूजन होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक आपके विलियम जेम्स ने लिखी थी, ना कि सिगमंड फ्रॉइड ने। बहुत सारे बच्चे सिगमंड फ्रॉइड टिक आउट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा विलियम जेम्स नाम था उनका, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, निम्नलिखित में किसको नियो फ्राइडियन नहीं माना जाता है? कॉल रोजर्स को, एरिक फ्रोम को, करीन हॉर्नी को, या ऑप्शन डी एच एस सुलिवान को। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि आपको पूछा जा रहा है नियो फ्राइडियन। पहला फ्राइडियन आपके कौन थे? तो फ्रॉइड साहब थे। और न्यू फ्राइडियन पूछ रहा है, तो न्यू फ्राइडियन कौन है? तो न्यू फ्राइडियन आपके कॉल रोजर्स को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अमेरिका में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? लिएजिंग विश्वविद्यालय में, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो अमेरिका में पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में शुरू की गई थी। इसे आप याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, अंतःनिरीक्षण का क्या तात्पर्य है? इंट्रो जो एक्सपेक्शन होता है उसका मतलब क्या है, आपको ये बताना है। अपने आप का परिचय कराना, व्यक्तिगत प्रदर्शन, बड़ा घटनों का परीक्षण, या ऑप्शन डी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको यहाँ पर देख रहे हो अंतरिक्षण। जब अंतरिक्षण मतलब होता है खुद की आत्मा के अंदर, खुद के अंदर झाँकना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्फ ऑब्जर्व करना। आपको खुद, अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है, आत्मनिरीक्षण कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी आसान सा सवाल था, तो इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन 11 कह रहा है, किस अध्ययन विधि में मनोवैज्ञानिक सामान्यतः पालन करते हैं? टॉप डाउन उपागम, टॉप डाउन, डाउन टॉप उपागम, नकारात्मक उपागम, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन आज का जो प्रैक्टिस सेट है, सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो मैं एक क्वेश्चन को नहीं कह सकता कि आज का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं, इस प्रैक्टिस सेट से आपको 3 से 4 सवाल आपके ऑटोमेटिक आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने क्लास अच्छे से पढ़ाई किया होगा साइकोलॉजी का या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, तो आपको ओवरऑल आइडिया लग चुका होगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। डाउन टॉप अप्रोच माना जाता है आपके साइकोलॉजिस्ट मेथड में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, प्रंतीय संतुलन तकनीक जो प्रयोगकर्ता द्वारा सामान्यतः प्रयोग की जाती है, डैश चरों को नियंत्रित करने के लिए जो अध्ययन से संबंधित नहीं होते हैं। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कीजिएगा, आप आंसर नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए, तो आंसर भी आप फाइंड कर लोगे। सिर्फ हिंदी डिफ़िकल्ट देखकर आप कन्फ्यूज़ मत होना, इंग्लिश को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आप आंसर ऑटोमेटिक आप फाइंड कर लोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि भारत में आधुनिक पश्चिमी मानववैज्ञानिक सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, स्पेशली फॉर आपका स्टेट के लिए सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेट में आपको ईज़ी टू मॉडरेट सवाल पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन स्टेट के लेवल से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। पहला ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो आपने अगर साइकोलॉजी में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आपने क्लास किया होगा, तो आराम से आप इसका आंसर दे पाएँगे। अगर आपने क्लास नहीं किया है, तो आप इसका भी आंसर नहीं बता पाओगे। तो याद रखिएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आधुनिक पश्चिम मनोविज्ञान खोली गई थी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। कब खोली गई थी? तो 1916 में। किसके द्वारा? तो डॉक्टर एन एन सेनगुप्ता के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत का पहला मनोविज्ञान विभाग बना प्रयोगशाला खोला गया 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ, जब भी वाटसन का नाम आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप प्रकार्यवादी थे, गेस्टवाल्ड थे या व्यवहारवाद थे या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपने सारे वीडियो मेरे देखे होंगे, तो हर वीडियो में वाटसन से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके जेबी वाटसन थे, वो आपके व्यवहारवादी थे। अगर आपने क्लास किया होगा, तो आपको याद आ गया होगा कि जेबी वाटसन आपके व्यवहारवादी माने जाते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है, क्योंकि इवान पावलोव के बारे में मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ। इवान पावलोव कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे, तंत्रिका विज्ञानी थे, समाज मनोवैज्ञानिक थे या ऑप्शन डी शरीर क्रिया विज्ञानी थे। तो इसमें भी आप लोग गलती करोगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो याद रखिएगा, इवान पावलोव आपके शरीर क्रिया विज्ञानी थे, ना कि मनोवैज्ञानिक थे। बहुत लोग, आप लोग सारे लोग मनोवैज्ञानिक टिक आउट करते हो, तो इवान पावलोव आपके शरीर क्रिया विज्ञानी थे। और आप लोगों से मैं बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट करोगे, तो आपको आंसर याद हो जाएगा। आप सिर्फ वीडियो देखोगे, वीडियो ऑन करके, उससे कुछ नहीं होने वाला। बस वीडियो देखो, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहो। आंसर कमेंट जब आप करते हो, तो आप एक्टिव रहते हो। आपका हाथ भी और आपका जो आई कॉन्टैक्ट होता है, उसमें आपके दिखता है कि आप ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो आंसर टाइप करने में बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर टाइप करो और वीडियो देखते रहो। आपको ऑटोमेटिक आपको आंसर याद हो जाएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो वीडियो को 2-3 बार देखो। आप जितना एक वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन आपको डेली कराए जाते हैं, 2-3 बार आप देखोगे, तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है प्रॉपर, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से वीडियो को पॉज़ कर के, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो वीडियो को पॉज़ कर के हर एक पॉइंट को जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, उसे एक अलग पेज पे आप नोट डाउन करते रहो। बिना नोटबुक के, बिना प्रैक्टिस के आप पेपर क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, और आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से 1 महीने से काफ़ी कम टाइम बचा है। तो आप सीरियस होकर पढ़ाई कर लो, आराम से आप पेपर क्वालीफाई कर लोगे, मुझे आप लोगों पे यकीन है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। बस अब आप लोग क्या करना है, तो वीडियो को जितने लोग आप देख रहे हो, सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दो और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आप कोई भी आप ग्रुप्स में जुड़े हो, सारे ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में कोशिका विभाजन के चरणों में कौन-सा सही क्रम है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर बीपीएससी। ये सवाल आप ज़रूर रट्टा मार लीजिएगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कोशिका विभाजन के चरणों में कौन-सा क्रम सही है? आप ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आपकी कोशिका का सही क्रम है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है। आपको बताना है कि प्रतिलिपि क्रोमोसोम एक बिंदु पर संयुक्त होते हैं, जो जाना जाता है। पहला ऑप्शन है क्रोमेटिड, सेंट्रियोल, सेंट्रोमेयर या ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सेंट्रोमेयर। क्वेश्चन 18 कह रहा है, डैश जीव की उन प्रत्यक्ष विशेषताओं को बताता है जो कि आनुवंशिक रूप से नियंत्रित होती है। फिनोटाइप, ऑप्शन बी है कैरियोटाइप, मेटाटाइप या ऑप्शन डी जीनोटाइप। देखिए, आपके साइकोलॉजी में ऐसा होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी होता है और थोड़ा-सा ऐसा वर्ड होता है जो आप रिलेट नहीं कर पाते हो अपने लाइफ से। अगर आप ध्यान से इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे और क्वेश्चन को अपने आप ऊपर लेकर अपने बॉडी के हिसाब से क्वेश्चन को समझोगे, तो साइकोलॉजी काफ़ी सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, जो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे आंसर फाइंड कर पाओगे। आपको बोर नहीं होना है। अगर आप क्वेश्चन देखकर बोर हो जाओगे, तो आप आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे और आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगे, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो बस आप क्वेश्चन देखकर और क्वेश्चन का लैंग्वेज देखकर आप बोर मत हो। खुद को मोटिवेट करते रहो। जितना आपका पेपर नज़दीक आएगा, आपको मन करेगा पढ़ाई ना करें, मन नहीं करेगा पढ़ने का। दिन भर आपको सोने का मन करेगा, दिन भर आपको आलस आएगा। लेकिन ऐसे ही टाइम में आपको खुद को मोटिवेट करके, खुद को और ज़्यादा समझाकर आपको पढ़ते रहना है। जितने टाइम आप किताब कॉपी लेकर बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ देखते रहोगे, आपके माइंड में कुछ ना कुछ जाते रहेगा। खाली बैठने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ देखते रहो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन-सा न्यूरोट्रांसमीटर उत्तेजित पोस्ट साइनेप्टिक विभव उत्पन्न करने के लिए सर्वाधिक माना जाता है? पहला ऑप्शन है एसिटिलकोलाइन, डोपामाइन, ऑप्शन सी है नॉरएफ्रिन या ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पेपर 2 के लिए, बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आपके 2 न्यूरॉन होते हैं, उनके बीच जोड़ने की जगह एक-एक न्यूरॉन और एक मांसपेशी अथवा ग्रंथि के जोड़ने की जगह संधि स्थल को क्या कहते हैं? जो आपके बॉडी में 2 न्यूरॉन होते हैं और उसके बीच के जोड़ने की जो एक-एक न्यूरॉन होती है और उसके एक मांसपेशी और एक ग्रंथि के बीच जोड़ने की जो जगह होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सिनेप्टिक हाई, ऑप्शन बी है सिनेप्टिक ग्राहक या ऑप्शन सी संधि स्थल या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। बहुत लोग आप सारे आंसर डी टिक आउट कर रहे हो, तो ऐसे लालच में डी का ऑप्शन में आप मत पढ़िएगा जहाँ पर ऑल ऑफ द अबव लिखा हो, ए और बी लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में 50-50 का चांसेस हो जाता है। तो आप लोग तुक्का लगाने से पहले आप सारे ऑप्शन को ध्यान में रखकर, जब आपको समझ में ना आए, लगता है कि मुझे
आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब लास्ट में आप ऑप्शन डी लगा सकते हो। लेकिन पहले कोशिश करना है कि आंसर फाइंड करने का। क्वेश्चन 21 कह रहा है क्रेनियल नर्व की जोड़ों का सही संख्या निम्नलिखित में कौन है? जो आपके क्रेनियल नर्व होता है उसकी जोड़ों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। 12, 17, 22 या ऑप्शन डी 31। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि ARAS का पूरा नाम क्या है? ARS आपने थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ARS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा ARS का फुल फॉर्म असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं, इसमें दिया है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है कॉर्पस कोलोजम किससे संबंधित माना जाता है? आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपके फेफड़ा से या ऑप्शन डी किडनी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कॉर्पस कोलोम आपके दिमाग से, आपके मस्तिष्क से जुड़ा होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा जो आपका टीयर ग्लैंड होता है वो आपकी ग्रंथियां एंडोक्राइन का ग्रंथि नहीं माना जाता, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आज के प्रैक्टिस सेट में 24 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो आपके पेपर में 3 से 4 सवाल आने की संभावना हो सकती है। तो याद रखिएगा अगर आपका स्कोर 24 में अगर आप 18 प्लस स्कोर या 15 जो आपके स्टेट वाले हैं, अगर स्टेट वाले 15 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं और जो बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनका स्कोर 18 प्लस आ रहा है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। चाहे आप कैसे भी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, किसी भी प्रैक्टिस सेट किसी भी नोट से कर रहे हो, अगर आपका स्कोर 18 15 प्लस आ रहा है तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपको सिर्फ ₹201 अपने ऊपर खर्च कीजिए, जो काफ़ी कम रेट है आपके डेली के पॉकेट खर्चे से, डेली के फालतू खर्चे से, पिज़्ज़ा, बर्गर से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, जो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा आसान भाषा में, जिसे आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हो और अपने एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। तो लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे स्टेट क्वालीफाई करे और बीपीएससी एग्जाम में बैठे और बीपीएससी क्वालीफाई करे। और क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे बेस पे है, तो बस बाकी कुछ नहीं कहना। आप लोगों से बस यही चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो डेली इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाए, तो लाइक शेयर तो बनता है और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा याद करके, क्योंकि टेलीग्राम पे हमेशा आपको अपडेट न्यूज़, आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहता है।